स्वागत है आपका एक बार फिर से विलायत न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम दुनिया जहान की खबरें, खासकर इस्लामी ममालिक की अहम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड बुलेटिन। रोज़ाना की तरह आज भी हम सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। पश्चिमी देशों को रूस की चेतावनी, अगर साइबर हमले ऐसे ही जारी रहे तो पश्चिमी जगत से टकराव को टालना होगा मुश्किल। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिकी कांग्रेस पर हमला देश के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन। अरब इजराइल संबंधों को नए आयाम देने नफ्ताली बेनेट पहुंचे अबू धाबी। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने यूनान को दी चेतावनी, कहा अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो पछताना होगा। राष्ट्रपति बशर असद ने कहा, अगर तुर्की ने सैन्य कार्रवाई की तो सीरिया मुंहतोड़ जवाब देगा। खबरों के सिलसिले की शुरुआत रूस से। रूस के विदेश मंत्रालय ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रूस के खिलाफ साइबर हमले ऐसे ही जारी रहे तो पश्चिमी जगत से टकराव को टालना मुश्किल हो जाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रूस के कुछ अहम बुनियादी ढांचों और सरकारी संस्थाओं को साइबर हमलों का निशाना बनाया जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी अमेरिका और यूक्रेन पर है। रूस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि निश्चिंत रहें, रूस ऐसी आक्रामक कार्रवाई का ज़रूर जवाब देगा। रूस ने कहा कि हम ऐसी किसी भी कदम को बेजवाब नहीं छोड़ेंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार इन हरकतों का बेहद सटीक और उद्देश्यपूर्ण जवाब देंगे। रूसी विदेश मंत्रालय ने वाशिंगटन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका ने जानबूझकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रयोग की सीमा को कम किया है ताकि इसका मिलिट्री इस्तेमाल किया जा सके। रूस ने कहा कि पश्चिमी देशों के जरिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सैन्यकरण और इसे दूसरे देशों के बीच टकराव के मैदान में बदलने की कोशिश ने सैन्य टकराव के खतरे को बढ़ा दिया है और इसका क्या नतीजा होगा इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। यह भी जानना ज़रूरी है कि यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहे रूस ने इससे पहले भी अमेरिका और पश्चिमी देशों पर कई आरोप लगाए हैं। इससे पहले भी रूस के सीनियर अधिकारी कह चुके हैं कि रूस और वेस्ट के बीच प्रॉक्सी वॉर चल रही है जो किसी भी समय सीधे टकराव में बदल सकती है। अगली खबर अमेरिका से है, जहां पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों की हरकत का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिकी कांग्रेस पर हमला इतिहास का सबसे बड़ा मूवमेंट था। 6 जनवरी 2021 में अमेरिकी कांग्रेस पर हुए हमलों की जांच के लिए बनाई गई समिति की सुनवाई के जवाब में ट्रंप ने कहा कि उस दिन कांग्रेस की इमारत पर उनके समर्थकों की ओर से किया गया हमला अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन था। ट्रंप ने जनवरी 2021 में अमेरिकी कांग्रेस पर हुए हमलों की जांच के लिए बनाई गई समिति को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये राजनीतिक अपराधियों का गुट है जिन्हें किसी की ओर से भी नहीं चुना गया है। उन्होंने कहा कि ये अनइलेक्टेड पॉलिटिकल क्रिमिनल्स का टोला है। ट्रंप ने कहा कि इस समिति ने 1 मिनट भी इस तथ्य की जांच में नहीं लगाया कि उस दिन इतनी बड़ी तादाद में लोग वाशिंगटन डीसी में क्यों जमा हुए थे। फेक मीडिया की ओर से वाशिंगटन डीसी में आए लोगों की जो संख्या बताई जा रही है वो हकीकी नंबर से बहुत कम है। उस दिन अमेरिकी कांग्रेस पर आने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बताया। ट्रंप ने 6 जनवरी की घटना का बखान करते हुए ये भी कहा कि ये सिर्फ विरोध प्रकट करने का दिन नहीं था, बल्कि ये उनके देश के इतिहास में अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए छेड़ा गया सबसे बड़ा आंदोलन था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस आंदोलन की वजह चुनाव में की गई धांधली और लूट थी। ये आंदोलन एक ऐसे देश को बचाने के लिए था जो नरक में जा रहा था। आज हमारे देश को आप देख सकते हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि 6 जनवरी की घटना के बारे में जांच समिति की सुनवाई अमेरिका में बढ़ती महंगाई और देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था से ध्यान हटाने का एक हथकंडा है। अगली खबर यूएई से है, जहां अरब इजरायली रिलेशन को नए आयाम देते हुए नफ्ताली बेनेट अबू धाबी पहुंचे हैं। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रधानमंत्री यूएई की यात्रा पर हैं। मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट अबू धाबी पहुंच चुके हैं, जहां वो यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद की दावत पर अबू धाबी पहुंचे हैं।
अबू धाबी पहुंचे नफ्ताली बेनेट के इस्तकबाल के लिए संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री अब्दुल्लाह बिन जायद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। इससे पहले इजरायली मीडिया ने कहा था कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने इसराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। याद रहे कि संयुक्त अरब अमीरात, बहरैन, सूडान और मोरक्को समेत 4 अरब देशों ने अमेरिका की मध्यस्थता में 2020 में इसराइल के साथ रिलेशंस की बहाली के समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। ये भी जानना ज़रूरी है कि इन चारों अरब देशों के शासकों ने देश के अंदर लोगों के विरोध एवं अन्य देशों के भारी विरोध के बावजूद इसराइल के साथ संबंधों को लेकर रुचि दिखाई है। क्षेत्रीय जनता इन समझौतों को फ़िलिस्तीनी लोगों के खिलाफ तेल अवीव शासन के जुल्मों को हरी झंडी और फ़िलिस्तीनी जनता के दमन के आधार के रूप में देखती है। अगली खबर तुर्की से है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने यूनान को चेतावनी देते हुए कहा है कि एथेंस को अपनी हालिया कार्रवाई पर पछतावे के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। अर्दोगान ने एथेंस को एजियन सागर में मौजूद द्वीपों के सैन्यकरण को लेकर चेतावनी देते हुए कहा है कि इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अर्दोगान ने यूनान से इन आइलैंड के गैर सैन्यकरण को लेकर की गई तुर्की की अपील पर कहा कि तुर्की और यूनान के बीच मजाक नहीं चल रहा है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति ने एक बार फिर यूनान से मांग करते हुए कहा कि वो इन द्वीपों का सैन्यकरण ना करें और यहाँ फौज की तैनाती को फ़ौरन रोकें और इंटरनेशनल लॉ और समझौतों का सम्मान करते हुए अपनी हरकतों को फ़ौरन रोक दें। अर्दोगान ने यूनान को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि वो सपनों की दुनिया से बाहर आएँ और ख्वाब देखना बंद कर दें। यूनान को ऐसे किसी भी बयानबाजी और कार्रवाई से बचना चाहिए जिसका नतीजा अफसोस के अलावा कुछ न हो। अर्दोगान ने अपने बयान में आगे कहा कि तुर्की एजियन सागर में अपने अधिकार और हक़ से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा, हम अपने अधिकार को नहीं छोड़ेंगे और इन द्वीपों के सैन्यकरण की सूरत में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के मुताबिक अपने अधिकारों की हिफाजत के लिए कुछ भी करेंगे और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने से उनका मुल्क पीछे नहीं हटेगा। आपको ये बता दें कि मंगलवार को ही यूनान के प्रधानमंत्री ने तुर्की से अपील करते हुए कहा था कि वो फालतू बयानबाजी पर लगाम लगाएं और एथेंस के साथ तनाव न बढ़ाएं। ग्रीस नेता तुर्की से अपील करने के साथ ही जोर देकर ये भी कह चुके हैं कि ग्रीस अपनी संप्रभुता की हिफाजत करने के लिए तैयार है। यूनान और तुर्की के बीच तनाव बढ़ने के कारण एजियन सागर में यूनान फौज हाई अलर्ट पर है। अगली खबर सीरिया से है, जहां सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद ने तुर्की की अतिक्रमणकारी कार्रवाई पर बात करते हुए कहा है कि तुर्की अगर सीरिया के खिलाफ कोई भी सैन्य कार्रवाई करता है तो उसे देश की जनता और सीरियन आर्मी की जवाबी कार्रवाई का सामना करना होगा। रशिया टुडे के साथ बात करते हुए सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद ने कहा कि हम गैर इंसानी घेराबंदी में हैं, फिर भी हम अपनी बुनियादी ज़रूरतों की बहुत सी चीज़ों को वेस्टर्न कंट्रीज़ से आयात नहीं करते हैं। बशार असद ने रूस यूक्रेन संकट पर बात करते हुए कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ समस्या की जड़ यूक्रेन संकट को बताने पर तुले हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। असद ने कहा कि सीरिया जंग की हालत में है, इन हालात में हमें करप्शन के ख़िलाफ़ और अधिक काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमें भ्रष्टाचार से लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जंग सरकारी संस्थाओं और संगठनों को कमज़ोर करती है। असद ने कहा कि दुश्मन देश की फ़ौज कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जंग के मैदान में ये असली मुश्किल नहीं है, बल्कि जंग के हालात में असली मुश्किल वो लोग हैं जो दुश्मनों के हाथों की कठपुतली बने होते हैं। ऐसे हालात में असली संकट दुश्मन के लिए काम करने वाले अंदरूनी लोग होते हैं। सीरिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अमेरिका और दुश्मन के इशारों पर देश के जनता के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। तुर्की के संबंध में बात करते हुए असद ने कहा कि दमिश्क तुर्की को किसी भी हमले की अनुमति नहीं देगा। अगर तुर्की सीरिया के खिलाफ सैन्य हमला करता है तो उसे देश की जनता और सीरियन सेना के प्रतिरोध का सामना करना होगा। बशार असद ने कहा कि 2 साल पहले भी तुर्की फ़ौज को सीरिया पर हमले के कारण सीरियन आर्मी के जवाबी हमले का सामना करना पड़ा था, जिसमें तुर्की को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। असद ने तुर्की की नकारात्मक भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि अब भी इदलिब तुर्की समर्थित आतंकवादियों के कब्ज़े में है, जो जल्द ही आतंकवादियों के चुंगल से आज़ाद होगा। फिलहाल हमारा आज का बुलेटिन यहीं पर ख़त्म होता है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।